हेलो हेलो एवरीवन। जल्दी से ऑडियो चेक करिए और मुझे बताइए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आई वेलकम यू ऑल। आई होप यू कैन हियर मी। आई होप वी आर लाइव। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू गाइस डूइंग? क्या हाल चाल सभी का? ऑल गुड। अमेजिंग। परफेक्ट। सो आज की डेट है 24 मई। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो लाइव जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आज के लेक्चर से लाइव जुड़ सकते हैं। क्योंकि आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं उस टॉपिक का किसी और टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग आप यहां से कर सकते हो। तो चलिए भाई, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, अगर आप अपने ICAI स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस लॉग, उसके पहले पार्ट से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे CA फाउंडेशन जनवरी 2025 टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 1 मई तक नहीं करवाया था, जो शायद 12th के रिजल्ट के बाद या CUET के एग्जाम के बाद अपनी CA जर्नी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी आज से जो है एक फ्रेश बिगनिंग होगी। ऑलराइट गाइस, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ओरिएंटेशन सेशन उन बच्चों के लिए जो CA फाउंडेशन जनवरी 25 की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए 30 मिनट्स का एक सेशन ऑलरेडी कल लाइव लिया था। तो आप इस वीडियो में, इसी चैनल में वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा लाइव के अंदर, तो उसको ज़रूर देख लेना। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो नए हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी नया बच्चा है पहले ओरिएंटेशन ज़रूर देख ले, सो दैट उसको पता चल जाए कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, कौन कौन सी बुक्स होती हैं, और क्या हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अच्छे नंबर से क्रैक करने की। ऑलराइट गाइस, गुड आफ्टरनून योगेश, दीक्षित, घनश्याम, देवेश, अंजलि, अविष्का, चंचल, वाइट, इशिका, प्रिया, पौर्ष, कशिश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाइए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपके सामने अल्टीमेट CA टीम को। ये वो टीम है जो CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट लेवल पर इंडिया में बेस्ट कंटेंट देती है। चाहे क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो, चाहे डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात हो, या फिर एग्जाम के दिन तक सपोर्ट देने की बात हो, तो सर ये टीम आपके साथ खड़ी है टिल द लास्ट मोमेंट। ओके, आप देख सकते हो जिनके एग्जाम जून में, उनके लिए भी हम लोग कितना सारा कंटेंट लेकर आते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो सेम सिचुएशन आपके लिए भी रहेगी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है गाइस। ओके एवरीवन, चलो। ऑल राइट। सो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम है प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 7+ years of experience after CA. I have taught thousands of students at foundation and intermediate level, and I'm an educator by choice, by passion. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। फाउंडेशन लेवल पर QA और इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब आपको ना कोई भी इंक्वायरी हो, आप ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है और आपको लेक्चर देखने में परेशानी आ रही है, या ऐप डाउनलोड करने का कोई इशू है, या फिर अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो और बैच परचेज करना चाहते हो, वॉट एवर इंक्वायरी यू हैव, आप क्लास के लाइव चैट में मत करिए। क्योंकि यहाँ पर लाइव चैट में तो टीचर्स हैं और टीचर सिर्फ पढ़ाने में फोकस कर रहे हैं, तो आपको टीम को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो ultimateca.com का कॉन्टैक्ट सेक्शन है, वहां जाके आप रिस्पेक्टिव फॉर्म भर दोगे तो हमारी बैकएंड टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराएगी। ठीक है, तो अगर आपको चैट बॉक्स में कुछ पूछना है तो वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, तो मैं उसका आंसर करूंगा। ऑलराइट गाइस, और आपकी बाकी परेशानियों के लिए आपको कहाँ अपना प्रॉब्लम डालना है वो मैंने बता दिया आपको। ऑलराइट गाइस, तो मैं तो हूं तैयार। अगर आप लोग भी हैं तैयार तो सारे बच्चे लाइव चैट में अभी के अभी मुझे दे दीजिए विक्ट्री साइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Here we go with chapter number 1, ratio, proportion, indices and log, part 1. Okay. अच्छा, तो आप सबको एक बात तो पता है कि हमारे पास जो हमारा पेपर 3 है, उसमें जो हमारा सबसे पहला पोर्शन है, ठीक है, QA के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, अंडर QA में 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो है बिजनेस मैथ्स, एक तो है स्टैटिस्टिक्स और एक तो है LR। तो अभी जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो बिजनेस मैथ्स वाले पार्ट का है। ठीक है, बिजनेस मैथ्स और ICAI स्टडी मटेरियल का आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा, मैं इस क्लास में जो भी नोट्स यूज करने वाला हूं, जो भी मेरी बुक है, जो हार्ड कॉपी बुक मिलती है बच्चों को, मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो इस बुक की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाली हुई है।
तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ चैप्टर 1 का पीडीएफ डाला हुआ है, ताकि जब आप एनरोल कर ले और जब तक आपके पास हार्ड कॉपी आए तब तक आपका पढ़ाई ना रुके, तब तक आप इसे प्रिंट करवा के पढ़ाई कर सकें, ठीक है। लेकिन जल्दी एनरोल कर लें ताकि आगे के चैप्टर से आपके पास आपकी फिजिकल कॉपी अवेलेबल रहे बुक की, ठीक है। ऑल राइट सर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका पीडीएफ का लिंक डला हुआ है ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी देखने में। ऑल राइट सर, अब ना सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ना एक बार इस पूरे चैप्टर का पास्ट ट्रेंड देख लो कि इसमें से पेपर में कितना आता है। रेडी हो? देखें, चलो सर देख लेते हैं जैसा आप बोलो। तो मैंने मई 2018 से लेके जून 23 तक सारे जो है नंबर्स यहाँ पर जॉट डाउन किए हैं। आप देख सकते हो 546 इस तरीके से आता है। एक बार दिसंबर 21 में 9 मार्क्स का आ गया था, वरना यूजुअली अगर देखा जाए तो 6 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता। तो एक एवरेज नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या लगता है आपको अपन एक एवरेज माइंड में क्या लेकर चले इस चैप्टर को लेके? तो मुझे लगता है 5 नंबर का एक एवरेज तो हमको माइंड में लेकर चलना ही चाहिए इस टॉपिक से, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर भी ना हमारे एक्चुअली 4 पार्ट हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉग। बट रेशियो प्रपोर्शन आपस में इतने कनेक्टेड टॉपिक है ना कि मैं उनको एक ही टॉपिक मानता हूं। तो मैं इस चैप्टर को 3 भाग में बांटता हूं, एक रेशियो प्रपोर्शन, एक इंडाइसिस और एक लॉग। अब आपको लग रहा होगा कि सर तीनों इंडिपेंडेंट है क्या? भाई साथ में अगर एक चैप्टर के अंदर तीनों दिए हैं मतलब जरूर इनके पीछे कोई रीजन होगा, मतलब आपस में कनेक्टेड होंगे। जी हाँ, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए लाइन से ही इनको पढ़ना चाहिए। पहले रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे, फिर इंडाइसिस पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम लॉगरिथम पढ़ेंगे। ऑलराइट गाइज, अच्छा अब आप वेटेज देख लो कि जो मैंने यहाँ 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर का वेटेज दिखाया ना, उसमें भी रेशियो प्रपोर्शन से कितना आता है, इंडाइसिस से कितना आता है, लॉगरिथम से कितना आता है। तो वो इट कीप्स चेंजिंग। कभी रेशियो प्रपोर्शन ज्यादा आ गया, इंडाइसिस लॉग कम आ गया, कभी इंडाइसिस लॉग ज्यादा आ गया, रेशियो प्रपोर्शन कम आ गया। जैसे यहाँ देखो, इसमें से 2 और 2 आया, इसमें से 1 का आ गया। कभी इन दोनों में से 2 का आ गया तो इसमें से 1 का आ गया। कभी इसमें से 3 का आ गया, बाकी में से 3 का आ गया। तो इट कीप्स चेंजिंग। जैसे अगर आप जून 23 में देखोगे तो सिर्फ इंडाइसिस लॉग में से आ गया और रेशियो प्रपोर्शन में से 0 मार्क्स का। सो ये चीजें बदलती रहती हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम कभी भी ये सोच के ना जाएं कि इतना कर लेते हैं इसी में से आएगा। जी नहीं, कोई भी सीए एग्जाम में अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो सिलेक्टिव स्टडी प्रेफरेबल नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि ये ज्यादा वेटेज का है तो इसको ज्यादा डीपली करूं, जो कम वेटेज का है उसको कम इंपॉर्टेंस देकर पढ़ूं। पर छोड़ना, किसी भी चीज को छोड़ना पूरे सीए एग्जाम में बहुत बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग तीनों ही टॉपिक को, रेशियो प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉग, पूरी शिद्दत से करेंगे, क्योंकि कहीं से भी ज्यादा का आ सकता है, कहीं से भी कम का आ सकता है। ऑलराइट एवरीवन, चलो सबसे पहले मैं आपके सामने वर्ड लेकर आ रहा हूं। द वर्ड इज रेशियो। रेशियो, सर रेशियो होता क्या है? रेशियो ना कोई भी 2 क्वांटिटी का डिवीजन है। अब जब 2 क्वांटिटी का डिवीजन है तो डिवाइड कर देते। फिर रेशियो टॉपिक क्यों आया, रेशियो कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये जानने की कोशिश करते। तो लेट मी टेक वन एग्जांपल, तब हम रेशियो के टॉपिक को समझ पाएंगे। वरना तो हम बस डेफिनेशंस एक्सेट्रा पढ़ेंगे तो क्या ही मतलब। तो जब मेरा मैथ्स पढ़ाने का तरीका भी यही रहता है कि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स में मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उस कॉन्सेप्ट का जो टेक्स्ट है ना उसको पढ़ते हैं। तो चलिए रेशियो में भी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो मिस्टर पी is earning 24,000 rupees per month and Mr. R is earning, ये लिखते जाना आपको मेरे साथ, ठीक है, आपकी नोटबुक। मिस्टर आर इज अर्निंग रुपीज 36,000 per month. What is the ratio of their earning? क्या मुझे कोई बताएगा कि उनके अर्निंग का रेशियो क्या है? कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। हम क्लास 9th और 10th में भी इसको पढ़े होते हैं। ये कोई क्लास 11 12th की मैथ्स तो है नहीं कि आपको कुछ एकदम अलग सा लगे, राइट? ठीक है सर।
तो कैसे आया बेटा, कुछ बच्चों ने निकाला है, मैं बताता हूं। मैंने क्या बोला था, डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, इट इज द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूं पहले अर्निंग ऑफ पी, और उसका डिवीजन कर देता हूं डिनोमिनेटर में किसके साथ, अर्निंग ऑफ आर के साथ। तो अर्निंग ऑफ पी हमने ले लिया 24,000, उसको डिवाइड कर दिया हमने अर्निंग ऑफ आर दैट इज 36,000 के साथ। सो 12 टू जा 24, 12 3 जा 36। सर कैसे किया आपने, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए। बचपन में याद है अपन कट किया करते थे ऐसे, 3 0 कैंसिल हो गए, बचा 24 और 36, है ना। फिर हमने किया 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, 2/3। इसी को हम लिख देते हैं लाइक दिस। तो रेशियो का साइन ऐसा होता है, 2:3। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। तो अगर मिस्टर पी और मिस्टर आर की अर्निंग 2:3 में है, तो मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा बोलूं कि मिस्टर पी सिर्फ 2 रुपए कमाते हैं और मिस्टर आर सिर्फ 3 रुपए कमाते हैं? क्या 2:3 का ये मतलब है कि पी की अर्निंग सिर्फ 2 रुपए और आर की अर्निंग सिर्फ 3 रुपए? नहीं सर, 2:3 ना कंपैरिजन बता रहा है कि अगर ये 2 कमाता है तो ये 3 कमाता है। एक्चुअल फिगर उनका अलग है, उनका एक्चुअल फिगर अलग है, बट ये जो 2:3 है ना, इससे इंसान को समझने में आसानी होती है कि भाई अगर इसका वेटेज 2 का है तो इसका 3 का है, ये 2 कमाता है तो ये 3 कमाता है। कंपैरिजन करना इजी होता है। फिगर एक्चुअल में 24,000 36,000, लेकिन ये 2 और 3 का मतलब ₹2 और ₹3 नहीं है, ये 2 और 3 तो कंपेयर करने के लिए लाए हैं। इसका मतलब अब ओवरऑल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। रेशियो के कॉन्सेप्ट में आप दो क्वांटिटी को डिवाइड करते हो, क्यों? टू कंपेयर देम, उनको कंपेयर करने के लिए। टू कंपेयर टू क्वांटिटीज वी डिवाइड देम एंड शो इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज द रेशियो। ठीक है, अब एक उल्टा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बताना मुझे एग्जांपल, लिखना भी है आपको ये एग्जांपल मेरे साथ। सो यहां तक क्लियर एंड डन है सबको? जो मैंने पहला एग्जांपल करवाया, क्या सभी को क्लियर एंड डन है? तो मेरे को CND लिख दीजिएगा लाइव चैट में ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, सो if the savings of two girls M and S is in the ratio 7:5, find saving amount per month for M। झोंका आया था अभी, ठीक है क्या? अभी ठीक है, वापस क्वेश्चन लिख लो बेटा, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, ठीक है? अभी चेक करो, इज इट बेटर नाउ? हाँ, तो अभी मैंने समझाया नहीं, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बस इसको लिख लो, ठीक है? छोटा सा झोंका आया था बस। सो इफ द सेविंग्स ऑफ टू गर्ल्स M and S is in the ratio 7:5, find the saving amount per month for M if S saves 4,000 rupees पर मंथ। और अब क्वेश्चन आपको आगे खुद करना है, अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुद ब खुद आपको बनेगा। मैं ऑब्वियसली बताऊंगा, बट पहले आप अपनी तरफ से ट्राई करिए एवरीवन। दो लड़कियां हैं M एंड S, तो जो S है ना वो कितना सेव करती है एक महीने का? 4,000 रुपए, और उनकी सेविंग्स का रेशियो है 7:5। तो क्या आप बताएंगे कि M कितना सेव करती होगी? M कितना सेव करती होगी? अब सुनो सर, अब सुनो सर, उनके रेशियो ऑफ सेविंग्स दिए हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि सेविंग्स ऑफ M का डिवीजन, अगर आप सेविंग्स ऑफ
एस से करते हो, दोनों की सेविंग्स की क्वांटिटी को रेशियो में लेते हो, सेविंग्स ऑफ एम डिवाइडेड बाय सेविंग्स ऑफ एस, तो ये 7/5 के बराबर है। अब सेविंग्स ऑफ एम तो मुझे नहीं पता, तो वो मैंने एज इट इज रहने दिया सेविंग्स ऑफ एम, और सेविंग्स ऑफ एस की जगह मैंने लिख दिया क्या, सेविंग्स ऑफ एस की जगह मैंने लिख दिया 4,000 रुपये, और यहां डाल दिया 7/5। तो बताइए इस हिसाब से सेविंग्स ऑफ एम क्या है? क्या फंडामेंटल समझ रहे हो? मुझे पता है कई बच्चों ने इसे शॉर्ट में कर लिया, बट जो शॉर्ट में भी करे मैं उनको भी चाहता हूं कि वो भी कोर कॉन्सेप्ट को समझे कि आपको रेशियो मेंटेन करना है। तो एम का जो सेविंग और एस का जो सेविंग है उसका रेशियो 7/5 के बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा? अगर इसका 4,000 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर चला गया 7/5 इंटू 4,000। बताइए जी क्या होगा? इट विल बी 5,600 रुपीज। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, चलेगा? गुड टू गो है ना? अच्छा है, अच्छा है सर, बढ़िया, ओके रिपोर्ट। तो अब आपको कुछ बेसिक बेसिक आइडिया लग गया है कि इस टॉपिक जो है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया, इसके पीछे का क्या पर्पस। ठीक है, चलो भाई, तो कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए एक एक टर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूं डेफिनेशन के अंदर। सो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज। क्या मुझे कोई बताएगा और मोर के लिखा हुआ है? सर अभी जैसे मैंने दो एग्जांपल्स लिए ना, इसमें सिर्फ दो क्वांटिटी को कंपेयर किया, बट ऐसा जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा क्वांटिटी का भी रेशियो होता है। अगर आपने कभी पार्टनरशिप पढ़ा हो, आप में से मैक्सिमम बच्चे तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे, आपने कभी पार्टनरशिप पढ़ा हो तो पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है, अगर 3 पार्टनर है तो कैसे दिखता है? 3:2:3, इस तरीके से होता है ना। मतलब आपने खुद रियल लाइफ में देखा हुआ है कि रेशियो 2 से ज्यादा क्वांटिटी में भी पॉसिबल है। लेकिन अब कुछ खास बातें आपको समझनी होंगी। आगे लिख दिया है 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अब ये सेम काइंड क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में चर्चा करूंगा थोड़ी आगे जाके, कि यह सेम काइंड लिखा है ना, क्यों लिखा है इसके बारे में आगे जाके चर्चा करेंगे। हाँ, उसके पहले टर्म्स, कभी भी कोई रेशियो में जो टर्म्स होती है ना, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर रेशियो है, गिवन रेशियो इज ए रेशियो बी, तो कोई भी रेशियो में जो ए रेशियो बी है, जिसमें जो पहली वाली टर्म है ना ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या नाम बताया, पहली टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, वाह वाह वाह, मजा आ गया। इसके अलावा एक और नाम है, इसको एक और नाम देते हैं एंटीसीडेंट। तो ये बच्चों को नहीं पता होता, तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट टर्म का टेक्निकल नेम मैथमेटिक्स के अंदर एंटीसीडेंट होता है। फिर जो सेकेंड टर्म हमारी होती है, जो रेशियो के बाद डिनोमिनेटर में रहता है टर्म, सेकेंड टर्म, उसको भी एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज कॉन्जिक्वेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वी कॉल इट कॉन्जिक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कॉन्जिक्वेंट, ये दो टर्म्स, ये दो नाम याद रखोगे आप लोग। तो अगर रेशियो गिवन है ए रेशियो बी, उसकी पहली टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट, उसकी सेकेंड टर्म को बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट। ठीक है सर, वही यहां पर सेकेंड वाले पार्ट में लिखा हुआ। अब मैं आता हूं थर्ड पार्ट में। सर थर्ड पार्ट में जो हम चीजें पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर नॉन जीरो। मतलब चलो बताता हूं तुमको एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में ही मैं लिख देता हूं, ये एग्जाम्पल किस चीज के लिए ले रहा हूं? रेशियो कैन बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर एंड वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। आप किसी रेशियो की दोनों टर्म्स को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, बिन्नी वो अपन आगे बढ़ने वाले, ठीक है, बिन्नी आएगा वो वाला पार्ट भी। तो किसी भी रेशियो में जो दो टर्म्स होती हैं, अगर आप वो दोनों टर्म्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो किसी सेम नंबर से, तो भी रेशियो की वैल्यू अनचेंज रहती है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, देखो सर। तो जैसे कि यहां पर मैंने लिखा 3/12, क्या मुझे कोई कैलकुलेटर में चेक करके बताएगा
कि 3/2 की वैल्यू क्या आती है। चलो भाई, हमारी बैच में अगर कोई हिंदी मीडियम वाला हो तो रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं कोई बता दो यार, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश मीडियम से एक्चुअली मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो मुझे भी हिंदी नाम नहीं पता है। तो 3/2 की वैल्यू एक्चुअल में होती है 1.5। अब मैं क्या करता हूं सर, ये जो 3/2 है इसकी वैल्यू तुमको पता चल गई 1.5। अब इस 3/2 की दोनों टर्म्स को, लेट से 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, 2 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, तो बताओ अब क्या वैल्यू आ रही, अब आ रही 12/8। अब मुझे बताइए 12/8 जो है, क्या वो भी 3/2 के बराबर होगा या नहीं? क्या कहते हो आप? मतलब अगर आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 बन गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 बन गया, तो 12/8 की वैल्यू भी क्या सेम मेंटेन है? अरे वाह! इसका मतलब मैं किसी भी इसका मतलब मैं किसी भी रेशियो में अगर दोनों टर्म्स में कोई सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, एक और चीज, अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपके सामने। 6/15, 6/15, 6/15 क्या वैल्यू होती है बेटा 6/15 की? 6/15 की वैल्यू आती है 0.4। अब मैं तुमसे ये बोलता हूं बेटा, एक काम करो, 6/15 में दोनों टर्म को डिवाइड कर दो 3 से, और फिर मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही। सर मैंने दोनों टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 6/3 की वैल्यू होगी 2, 6/3 की वैल्यू 2, 15/3 की वैल्यू होगी 5। क्या अभी भी वैल्यू मेंटेन्ड है? अरे वाह! इसीलिए तो आप जब ऐसा पढ़ते हो ना, नहीं ऊपर 24/36 था हमारे एग्जाम्पल में, तो आपने उसको कट कर दिया था। एक्चुअली कट करना मतलब क्या, एक्चुअली आपने 24 और 36 दोनों को 12 से डिवाइड ही तो किया था। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, पर इस तरीके से आपने पहली बार पढ़ा है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि कोई सेम नंबर से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये तो आप बचपन से जानते हो। आप जो कट करते थे नंबर्स को कि 24/36 को 12 2 24, 12 3 36, वो कट करने का मतलब यही तो था कि आप दोनों टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे थे। उसी चीज को एज अ प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमने। ठीक है, कितने बच्चों को ऊपर दी हुई प्रॉपर्टी क्लियर है? सी एंड डी कर दीजिए एक बार लाइव चैट में, क्लियर एंड डन। लिख भी लीजिए और बता भी दीजिए समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं क्लास में, क्लियर एंड डन लिखते हैं। क्लियर मतलब समझ में आ गया और डन मतलब लिख लिया। जब आप क्लियर एंड डन कर दे तो उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ऑलराइट सर। तो रेशियो कैन बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर एंड द वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड। 3/2, 3/2, 1.5। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं बोलता हूं आपसे, राइट द गिवन रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द गिवन रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे दिए हुए गिवन रेशियोज को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में शो कीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं? गिवन रेशियोज को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में शो कीजिए। ठीक है सर, पहला पार्ट 20/64। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता है। सर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको कट करते करते छोटे नंबर पे लेके आना, लेकिन छोटा मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में रहना चाहिए। छोटा करना है बट डेसिमल में नहीं, इंटीजर में होना चाहिए। दो दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में दिखना चाहिए। इट शुड लुक इनटू द फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, सो जैसे मैंने दोनों को 2 से कट किया, तो 2 10 जा 20 और 2 32 जा, फिर वापस 2 से कट किया तो ये आ गया 5 और ये आ गया 16। तो बच्चों क्या आप समझते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाने का मतलब समझ गए अब आप? मैंने आपको पहले ये नहीं बताया सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सीधे आपको एग्जांपल दे दिया, आप खुद ब खुद समझ गए कि किसी भी डेटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना मतलब क्या। ऑलराइट, चलो सर।
लो भाई, एक और ट्राई देता हूं आपको, एक और बार कोशिश करने देता हूं। अनदर एग्जाम्पल, ट्राई इट एवरीवन, ओवर टू यू। कुछ बच्चे 2:5 बता रहे हैं, कुछ 5/13 बता रहे हैं। चलो भाई देख लेता हूँ मैं क्या हो रहा है। तो अगर 80 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 40, 208 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 104। अगेन 40 को अगर 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 10, और 104 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 26। अभी और फर्दर डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 और 2 13 जा 26। आई बात समझ में? 5:30। अच्छा, कभी कभी रेशियो अगर आपको डेसिमल में दिया है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, मतलब उसको सही तरीके से शो करना। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 2.5:7.5, तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इसको सही तरीके से दिखाएं। शो मी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म गाइस, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाइए। सर पहले हम क्या करते हैं, दोनों को डबल करते हैं तो ये हो जाता है 5/15, और फिर उसको हम 1/3 करके शो कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी डिवाइड कर देते तो भी चल जाता, बट द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1:3। कूल एवरीवन, गॉट इट? चलो भाई, तो अब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है, आगे बढ़ता हूँ मैं, है ना। इतने भी बेसिक लेवल से और नीचे जाने की हमको आवश्यकता नहीं है, काफ़ी इजी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों बातें सबको समझ में आ चुकी हैं अब, कि बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, एंड रेशियो शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो दोनों बातें डन, क्लियर एंड डन है। सी एन डी कर दो भाई, लिख लिया हो और अगर समझ में आ गया तो सी एन डी कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। ऑलराइट सर, चलो, ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स। रेशियो में जो टर्म्स का ऑर्डर है ना, वो बहुत काम की चीज है। मतलब अगर लिखा हुआ है 5:10 तो अलग चीज है, 10:5 तो अलग चीज है, तो ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। मतलब वो सिर्फ आपसे ये बोल रहे हैं भाई कंफ्यूज मत होना, ये मत समझ लेना कि 3:4 और 4:3 मतलब एक ही बात होती है। 3 पहले लिखा है 4 बाद में लिखा है तो वो अलग रेशियो है, 4 पहले लिखा है 3 बाद में लिखा है तो वो अलग चीज है। हाँ भाई, इतना तो सबको पता है यार। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली पढ़ने योग्य है ही नहीं यार, कुछ ज्यादा इजी चीज है, बट फिर भी उसको एज अ प्रॉपर्टी दे दिया तो मैंने तुमको पढ़ा दिया। अच्छा, अब मैं आता हूं, याद है ऊपर लिखा हुआ था क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, और मैंने बोला था कि सेम काइंड वाली बात को हम आगे जाके पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ। सर क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए मतलब, let us understand what is the meaning of same kind. So मैंने लिखा weight of k is 28 kg and weight of f is 42 kg. Find ratio of their weight. Of k and f, मतलब k पहले और f बाद में। निकालिए। So if the weight of k is 28 kg and weight of f is 42 kg, find the ratio of weight of k and f. बिल्कुल सही बात। तो आपने 28 kg वेट को 42 kg वेट से कंपेयर किया, केजी कैंसिल हो गए, 14 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, और फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फाइनल आंसर इज 2:3। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। इफ वेट ऑफ
J is 50 kg and height of M is 130 centimeter. Find ratio. अब यहां दोनों क्वांटिटी जो मैं कंपेयर कर रहा हूं उनको कंपेयर करना ही कॉन्सेप्चुअली गलत है। आप किसी एक व्यक्ति के वेट को किसी दूसरे व्यक्ति के हाइट से क्यों कंपेयर कर रहे हो? तो क्या ये सेम काइंड के हैं? नो। तो यहां पर मैं लिखूंगा रेशियो नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वांटिटी आर नॉट ऑफ सेम काइंड। क्वांटिटी सेम काइंड की नहीं है, इसलिए रेशियो इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट गाइज, बॉयज एंड गर्ल्स, कैन वी गो नेक्स्ट? ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो क्लियर एंड डन कर दो, मुझे बता दो कि सेम काइंड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो रेशियो हमेशा दो ऐसी चीजों के बीच में होना चाहिए जो एक जैसी चीजें, एक टाइप की चीजें। काइंड मतलब एक टाइप की चीजें। एक का वेट है तो दूसरे का भी वेट होना चाहिए, एक का हाइट है तो दूसरे का भी हाइट होना चाहिए, एक का हाइट दूसरे का वेट। ये कोई कंपेरेबल चीज हुई क्या? ठीक। दूसरी बात आती है सर, सेम काइंड के साथ साथ सेम यूनिट भी होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेम यूनिट? सेम यूनिट वाला एग्जांपल तो आप यहां पर भी समझ सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा है 150 ग्राम एंड 2 केजी। इसका रेशियो क्या आएगा? क्या ऐसा लिख दूं 150 रेशियो 2? जी नहीं सर। अगर आप 150 ग्राम और 2 केजी को कंपेयर करना चाहते हैं तो पहले आप 2 केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करें। तो इट विल बी लाइक दिस 150 ग्राम एंड 2000 ग्राम। तो भले दोनों वेट हैं, दोनों सेम काइंड तो हैं, पर दोनों की यूनिट सेम नहीं थी। एक की यूनिट ग्राम में थी और एक की यूनिट केजी में थी। तो पहले दोनों को मैं ग्राम में लेकर आया और उसके बाद मैंने रेशियो निकाला। अब जो रेशियो निकलेगा वो सही रेशियो कहलाएगा। अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हो। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15/200, तो 5 3 जा 15, 3/40, 3/40। चेक कर लो आपका भी 3/40 आता क्या? तो सेम काइंड सबको समझ में आना चाहिए, सेम क्वांटिटी सबको समझ में आना चाहिए, मतलब सेम यूनिट भी सबको समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, तो दोनों को 50-50 से डिवाइड कर लो, 3/40 भी आ जाएगा। अच्छा, अब मैं तुमसे कभी ऐसा बोलूं अगर कि एक और एग्जांपल लेता हूं। कंपेयर these pair of ratios। कंपेयर these pair of ratios। सबसे पहले 6/8 एंड 7/10। ऐसा बोल दूं मैं, सर 7/10 इज बिगर देन 6/8 बिकॉज 7 इज मोर देन 6। क्या मैंने जो रेड कलर से लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या सिर्फ ऐसा देख लेना कि ये 7 बड़ा और ये 6 छोटा, इसलिए 7/10 बड़ा होगा, 6/10 छोटा होगा? क्या ऐसा बोलना सही तरीका है मेरा? बताइए बताइए बताइए। नो सर। दिस अप्रोच इज रॉन्ग। वैसे तो आपको क्या करना चाहिए, वैसे तो आप दोनों की डेसिमल वैल्यू निकालो और कंपेयर करो, लेकिन फिर भी अगर आपको न्यूमरेटर कंपेयर करना है ना, तो न्यूमरेटर कंपेयर करने के लिए आपको पहले डिनोमिनेटर को बराबर बनाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो यह है कि मैं क्या कर दूं, 6/8 की वैल्यू निकाल दूं 0.75 और 7/10 की डेसिमल वैल्यू निकाल दूं 0.7। एक तरीका तो यह है, और इस हिसाब से मैं बोल दूं कि दिस इज ग्रेटर, सॉरी
दिस इज ग्रेटर, क्योंकि 0.75 इज बिगर देन 0.7, है ना भाई। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका है कि मैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना दूं। तो 6/8, 7/10, लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 8 and 10। 8 and 10 का कोई एलसीएम बताएगा? सर ऐसा पहला नंबर बताइए जो दोनों की टेबल में आता हो। सर 8 की टेबल में 40 आता है, 10 की टेबल में भी 40 आता है, तो पहला नंबर ऐसा जो दोनों की टेबल में आता है वो है 40। तो मैं क्या करता हूं, 6/8 को 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा 30/40। चलता ना भाई? 6/8 लिख दूं या 30/40, चलता ना? ठीक है। 7/10, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये हो जाता है 28/40। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं 30/40 एंड 28/40, तो क्योंकि अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप बोल सकते हो यस सर, above can be compared because they are equivalent. Above can be sorry, now numerator can be compared because they have same denominator. अब आप न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों का सेम डिनोमिनेटर, और जब दोनों का सेम डिनोमिनेटर होता है तो आप न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा, नाउ नाउ वन मोर थिंग, ध्यान से सुनना। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। दैट इज नाउ दे आर इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। तो ऐसे दो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे दो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। तो लो बेटा, ये वाला एग्जांपल बढ़िया से लिख लो नोटबुक के अंदर और फिर मुझे क्लियर एंड डन कर दो, सो दैट हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे और कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ओके छे, बरोबर छे, मजा आवे छे। ऑल राइट। यस मानो बेटा, जनवरी के लिए भी है ये बैच, बिल्कुल है। इनफैक्ट जनवरी के लिए ही है। जो सितंबर वाले हैं उनको थोड़ा सा प्री रिकॉर्डेड बैच से रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, बाकी जो ओवरऑल जुलाई तक चलेगा वो जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ठीक है, जूम करके लिख लिया? ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है सर। हाँ बेटा, सीए के एग्जाम्स में कैलकुलेटर आप बिल्कुल बढ़िया से यूज़ कर सकते हो, इसीलिए तो हम कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी पढ़ते हैं। कैलकुलेटर बहुत काम की चीज़ है भाई सीए एग्जाम्स में। कल ओरिएंटेशन लिया ना, उसमें भी मैंने बताया, अगर आपके पास कैलसी नहीं है, ओरिएंटेशन का सेशन ज़रूर देख लेना, ताकि आप जो है सही कैलकुलेटर परचेज कर पाओ। ठीक है, चलो अब एक चीज़ आती है सर, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रेशियो। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। If height of a boy is increased in the ratio 5:8, what is the new height if old height was
120 सेंटीमीटर। और समय शुरू होता है आपका अब। तैयार हो जाइए मुझे आंसर देने के लिए। ऑब्वियसली यार, तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो सितंबर और जनवरी के बीच में? जो सितंबर वाले हैं वो मेरे साथ लाइव कर रहे हैं पूरा, और स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन वो पैरेलली रिकॉर्डेड देख रहे हैं। और जो जनवरी वाले हैं वो पूरा मेरे साथ लाइव करो, क्योंकि उनको जल्दीबाजी नहीं है। जो सितंबर में दे रहे हैं उनको जल्दीबाजी है, उनको जल्दी खत्म करके रिवीजन भी करना है। इसलिए उनको पहले से रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दी मैंने स्टैटिस्टिक्स की, ताकि वो पैरेलली उसको देखते रहें। पर जो जनवरी में देने वाले हैं वो जल्दीबाजी ना करें, वो मेरे साथ जब मैं स्टैटिस्टिक्स लाइव करवाऊंगा तब मेरे साथ लाइव करेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। काहे को कंफ्यूज होते हो भाई इतना ज़्यादा? चलो, तो देखो भाई, क्या तरीका होता है इसको करने का? बहुत सिंपल तरीका है सर। ओल्ड हाइट अपॉन न्यू हाइट, ओल्ड हाइट अपॉन न्यू हाइट इज 5:8। ऐसे हुआ ना भाई? पुरानी हाइट कम थी और नई हाइट ज्यादा है, ऐसे ही है ना? पहले की हाइट जो 5 थी वो अब 8 के बराबर हो गई। तो अगर ओल्ड हाइट में तुमको बोल दो 120 सेंटीमीटर है, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके न्यू हाइट निकाल सकते हो। तो न्यू हाइट विल बी 120 इंटू 8/5, 120/5 इंटू 8 विच इज 192। अब मैं आपको इसी की मदद से एक फॉर्मूला बताता हूं। तो देखो भाई, आईसीआई ने इसको लेके एक फॉर्मूला दे दिया है। उन्होंने ये बोल दिया कि देखो भाई, अगर आपको न्यू वैल्यू निकालनी, आपकी कोई वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, तो अगर आप न्यू वैल्यू निकालना चाहते हो, या न्यू वैल्यू बोलने की बजाय क्वांटिटी बोलते हैं, अगर आप कोई न्यू क्वांटिटी निकालना चाहते हो, तो आपके पास जो ओरिजिनल क्वांटिटी दिया है ना, उसमें मल्टीप्लाई कर दो बी अपॉन ए। बी अपॉन ए मतलब रेशियो को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। वही तो किया हमने। हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी 120, उसमें 5/8 को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया 8/5, तो 192 आ गया। पर मैं ये बोलता हूं बच्चों, डू यू रियली नीड अ फॉर्मूला फॉर दिस? क्या ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज नहीं है? ठीक है, आईसीआई ने फॉर्मूला दे दिया, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू रियली नीड दिस फॉर्मूला? या फिर बिना फॉर्मूले के भी आपको ऑलरेडी बनता था ये? मैंने एग्जाम्पल जब दिया तब थोड़ी ना फॉर्मूला बताया था, फिर भी इतने सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था। फिर भी अगर किसी को फॉर्मूला यूज करना है तो कर सकता है, बेटा सिंपल है। अगर आपकी वैल्यू ए रेशियो बी में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो आपकी न्यू क्वांटिटी इज ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी अपॉन ए। कूल? बस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ हमारा ये रेशियो वाला पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो वही यहाँ पर दिया है, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द रेशियो ए रेशियो बी, then the new quantity is b upon a times the original quantity. The fraction by which the original quantity is multiplied to get a new quantity is called as factor multiplying ratio. मतलब ये जो मैंने रेशियो को उल्टा कर दिया ना, इसको भी एक नाम दिया जाता है, वी कॉल इट फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। रेशियो को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाई रेशियो। ठीक है, एक ही चीज है बेटा, सब एक ही है पलक, कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है? और फिर भी कोई तकलीफ हो तो जो मैंने ऊपर लाइव चैट में लिंक दी हुई है ना, वहां जाके फॉर्म फिल कर दो। हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और जो भी आपको तकलीफ है सब बता देंगे डिटेल में। ऑलराइट एवरीवन, चलो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ना, एक आधा क्वेश्चन दूं आप लोगों को मैं, पहले और प्रॉपर्टीज वाली चीज देख लें क्या? चलो एक क्वेश्चन कर लो पहले। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, एनीबडी कैन डू दिस।
चलो ऑलराइट, सिंपल है ना। एंटीसीडेंट 15 दिया है और कॉन्सिक्वेंट निकालना है, और इनका फाइनल रेशियो आ रहा 3:4, तो कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा तुम्हारा 15 इंटू 4/3, दैट इज 20, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब रेशियो के बारे में कुछ और बातें हम लोग सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से सर, कुछ छोटी छोटी बातें, बहुत सिंपल बातें, और इससे बहुत छोटे एमसीक्यू आते हैं, बहुत इजी वाले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इनवर्स रेशियो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक गिवन रेशियो का इनवर्स रेशियो निकालो, मतलब क्या, उसको उल्टा कर दो, दैट्स इट। तो जैसे मैं बोलूं 1 रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। मतलब जैसे एक रेशियो है ए रेशियो बी, तो उसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो है। मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर देना, मतलब इनवर्स रेशियो निकाल देना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो ओरल क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, ओरल क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 7:11, find the inverse ratio of 7:11, what is the answer? Find the inverse ratio of 7:11. So inverse ratio of 7:11 is equals to 11:7. और अब आप क्या करो, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 7/11 और 11/7 को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 1। तो जब भी हम कोई दो इनवर्स रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 1 आता है। अरे सर क्या ही है इसमें। अब रेशियो पढ़ते समय ना एक शब्द आता है कंपाउंडिंग, ये वो मैथ्स फॉर फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंपाउंडिंग नहीं है, रेशियो। चेको, अभी चेको, ठीक। सो फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 4:7 एंड 5:3। क्या होगा सर, कुछ नहीं, 4/7 और 5/3 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको फिर रेशियो में लिख देना। अच्छा ऐसा, यस। तो कंपाउंड करना, रेशियोज का कंपाउंड करना मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ द रेशियो। फिर आता है डुप्लीकेट। कभी तुमसे कोई शब्द बोले ना डुप्लीकेट, बताओ इस रेशियो का डुप्लीकेट क्या है, तो डुप्लीकेट मतलब दोनों टर्म का स्क्वायर कर दो। व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5, दैट इज 4:25। व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:9, दैट इज 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 49:81। तो कभी भी किसी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो मतलब उसके दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दो। और समझ ही गए होगे, अगर डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर है तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर है तो सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब है क्यूब रूट। तो ये चारों चीज तो भाई क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में, बहुत ही सिंपल है, ठीक। अब एक चीज होती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं सर कि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल के एग्जांपल्स दूं ताकि आपको याद आए कि इर्रेशनल क्या होता था। जैसे कि √3/2, दिस इज अ टाइप ऑफ इर्रेशनल क्वांटिटी। और रैशनल क्वांटिटीज में क्या आते हैं, जैसे कि 3/2। तो जो इंटीजर के फॉर्म में रेशियोज बने हैं ना, वो रैशनल है। जिसमें कहीं भी ऐसा रूट आ गया जो रूट सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा रूट जिसको सॉल्व करके पॉइंट में वैल्यू आती है, वैसा वाला रूट अगर है तो इरेशनल हो जाता है। अब रैशनल नंबर को ही कहा जाता है कमेंसरेबल क्वांटिटीज। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा 3 and 2 आर कमेंसरेबल क्वांटिटी, मतलब 3 और 2 आपस में मिलकर एक रैशनल नंबर अगर बना सकते हैं तो दे आर कमेंसरेबल क्वांटिटी, एंड √3 and 2 आर इनकमेंसरेबल क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल सा तरीका याद रखना है, इसके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो तुम,
कमेंसरेबल शब्द दिया हुआ है, मतलब दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, मतलब रैशनल नंबर, अदरवाइज दे आर इनकमेंसरेबल। जब आप उनको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर नहीं दिखा सकते तो दे आर कॉल्ड एज इररेशनल या इनकमेंसरेबल क्वांटिटी। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। चलो, ये ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या, ये ओके रिपोर्ट ही है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, कंटिन्यूड रेशियो। इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल करना है इसका, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा भी रेशियो में से तो ज्यादातर चांसेस इसी टॉपिक में से आने के। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 6:7 and B ratio C is equals to 2:5, find A ratio B ratio C। तो पहले क्या कर दिया, दो क्वांटिटी ए और बी का बीच का रेशियो बता दिया, फिर दूसरी क्वांटिटी बी और सी के बीच में रेशियो बता दिया। बोल रहा है तीनों का कंटिन्यूड रेशियो बताओ। कंटिन्यूड मतलब जो जब दो या दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा टर्म्स के रेशियो दिखाने होते हैं तो उसको कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। तो इसको लेके एक टेक्निक होती है सर इसको शो करने की। जब भी आपको कंटिन्यूड रेशियो दिखाना है, जैसे ए अपॉन बी है, आप 6/7 ले लो, बी अपॉन सी है 2/5 ले लिया। अब सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है, क्या मुझे कोई बताएगा? दोनों रेशियोज में कोई एक टर्म कॉमन है। सो कॉमन टर्म इन बोथ रेशियोज इज बी, मेक इट सेम इन बोथ। अब तुम कुछ ऐसा करो कि b की वैल्यू दोनों में सेम हो जाए, दोनों में b की वैल्यू सेम हो जाए। तो मैंने क्या किया, a अपॉन बी जिसमें लिखा था 6/7, मैंने बोला एक काम करता हूं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 बन जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी 14 बन जाएगा। तो यहां दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया 12/14। तो a अपॉन बी बिकम्स 12/14 और b अपॉन सी में 2/5 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 14/35। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या हमारी कॉमन टर्म अब सेम हो गई है? 12/14, 14/35, 12, 14, 35। अब आप इनको आपस में मर्ज कर सकते हो एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 12:14:30। आई बात समझ में आई, ये लो भाई, लिख लो इसको और फिर मुझे क्लियर एंड डन करके कंफर्म कर दो कि आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं या नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ हमने रेशियोज का कंसेप्चुअल पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि हमने नियम बनाया हुआ है कि लगभग लगभग 1 घंटे में हम एक 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेंगे, ताकि जो हमारी माइंड एंड बॉडी है रीएक्टिवेट हो जाए। तो आपका 5 मिनट का ब्रेक शुरू होता है अब। मिलते हैं वापस इन 5 मिनट्स, ओके।
ये बढ़िया था गुरु। है ब्रेक में लैग क्यों? चलो ठीक है भाई, सही है। ठीक है ना अभी? ठीक है सर। तो ब्रेक हमारा ओवर हो चुका है 5 मिनट का, ठीक है। और अब हम लोग सवाल करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप भी अपने कैलकुलेटर, नोटबुक, पेन के साथ रेडी हो? मुझे बता दो, सो दैट हम लोग एकदम दनादन स्पीड में जो है बैक टू बैक एमसीक्यूज करते जाएं, है ना। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और सब लोग आ जाओ यार, अब सही हो गया, अब दिक्कत नहीं है, रिफ्रेश कर लो, चालू हो जाएगा। ओके सर, कूल, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसका आंसर आप ऐसे ही दे दोगे, मुझे टाइमर देने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 विल बी। योर टाइम स्टार्ट्स 5, 4, 3, 2, 1। आंसर इज ऑप्शन ए। अरे सर, कुछ ज्यादा इजी था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, इसको भी आप लोग ऐसे ही दोगे ओरल आंसर। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, तो एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? क्या यार, कितना इजी है। हमारा क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 5:7 है। अगर उसका इनवर्स निकाल देते हैं तो 5 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। तो 5 कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा और 7 एंटीसीडेंट बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है सी। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन थर्ड, ओरिजिनल रेशियो है 5:7, उसका इनवर्स निकालोगे तो बन जाएगा 7:5। 7:5 में 7 कहलाएगा एंटीसीडेंट और 5 कहलाएगा कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है? ठीक। तो तुमसे एंटीसीडेंट पूछ रहा है, इट इज 7। क्वेश्चन 4, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके है, बढ़िया है। चलो 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। ऑल राइट। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 and 8:10। क्या किया, कट किया तुमने? 3 3 9 कर दिया, वेरी गुड। 2 3 6 कर दिया, वेरी गुड। 3 3 कैंसिल कर दिया, वेरी गुड। 5 2 10 कर दिया, वेरी गुड। 4 2 8 कर दिया, और 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा 1/1। सब कुछ आपस में कैंसिल हो गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से बता दो। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16। ये भी कोई पूछने वाला सवाल था, बताओ भला। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। 25 का स्क्वायर रूट कर दो, 36 का स्क्वायर रूट कर दो। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होना चाहिए डी। सिंपल सिंपल सिंपल। अच्छा, जब आप लाइव चैट में आंसर देना तो ऐसे आंसर दें, 5C, 6D, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से सवाल का आंसर दे रहे हो। सिर्फ ABCD नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर के आगे ABCD लिखेंगे, ठीक है। चलो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो क्वेश्चन 7 का आंसर है ए, 8:27। ठीक। सब ट्रिप्लीकेट तो जस्ट अपोजिट हो गया उसका, तो 2:3 आ जाएगा। 8 का क्यूब रूट होता है 2, 27 का क्यूब रूट होता है 3,
तो 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया 2:3। उसके बाद चलते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 30 सेकेंड्स का मैं आपको टाइम देता हूँ, फटाफट इसको ट्राई कीजिए। ये भी आपको बन ही जाएगा वैसे तो ओरल, स्टिल लेट मी गिव यू दैट। चलो 20 सेकेंड देता हूँ बस। कंपाउंडेड करना है आपको, किसका किसका, एक तो 4:9 और दूसरा 3/4 का डुप्लीकेट। ठीक है सर। सो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 मतलब 9/16। 9 कैंसिल, 4/16 हो जाता है 1/4, मतलब आंसर इज 1:4, ऑप्शन ए। आई बात समझ में? चलो ये क्वेश्चन 10 आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ट्राई करके आना आज। क्वेश्चन 11 भी आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ट्राई करके आना आज। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 में चलता हूँ, एक न्यू वैरायटी ऑफ सवाल, जिसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बात सिखाने वाला हूँ। तो 10 और 11 मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है, तो अभी मत ट्राई करना, जो अभी ट्राई करेगा भाई उसको पाप लगेगा। क्वेश्चन 12 में आओ, चलो इसको ट्राई करो। इसका आंसर मुझे पता है सारे बच्चे दे देंगे, बट फिर भी मैं इसके पीछे एक लॉजिक बताना चाहता हूँ। सो इफ ए रेशियो बी इज 3:4, तो इसका वैल्यू निकालना। अब सबने क्या किया होगा मैं बताता हूं। सबने ना जहां जहां ए है ए की जगह डाल दिया होगा 3, जहां जहां बी है बी की जगह डाल दिया होगा 4। तो सभी ने ऐसा निकाल दिया होगा 2 × 3 + 3 × 4 अपॉन, फिर कर दिया होगा 3 × 3 + 4 × 4। ऐसा सबने किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। यही किया ना तुमने? तो 2 × 3 = 6, 6 + 12 और 9 + 16, 18/25, और तुमने ऑप्शन डी को टिक कर दिया। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है, ये जो कैलकुलेशन है ना, मुझे इसमें एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे एक डाउट पूछता हूं। क्या बात कर रहे हो सर, आप टीचर हो के हमसे डाउट पूछ रहे हो? हाँ, तुमने ऐसा ही किया है मुझे पता है, पर मुझे प्रॉब्लम है सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, अगर a/b 3/4 दिया है, इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि a 3 है और b 4। ऐसा भी तो हो सकता है a की वैल्यू 36 रही होगी और b की वैल्यू 48 रही होगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तुम ही बताओ ना मुझे। अगर a 36 और b 48 है, तो भी तो 36/48 को भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 3:4 ही आता है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ऐसे कैसे आपने मान लिया कि a की वैल्यू 3 ही होगी और b की वैल्यू 4 ही होगी? तो मेरा पॉइंट तो लॉजिकल है, मैंने जो पॉइंट आपके सामने रखा वो तो लॉजिकल है, कि ऐसे कैसे आपने मान लिया कि a 3 ही है और b 4 ही है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 3/4 उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो, ओरिजिनल क्वांटिटीज ना हो, क्वांटिटीज शायद कुछ और हो, और 3/4 तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो ये मान लेना कि a की वैल्यू ही 3 होगी और b की वैल्यू ही 4 होगी, ये तो गलत है। तो सर फिर क्या करें? अब मैं तुमको एक और चीज करके दिखाता हूं। एक काम करो, तुम एक काम करो, अब a की जगह 36 रख के देखो
और बी की जगह 48 रख के देखो और फिर देखो कितना आंसर आ रहा है। रखो रखो, जो 36 और 48 मान लेते हैं अगर हम लोग, वो रख के देखो कितना आंसर। 2 × 36 मेमोरी प्लस 3 × 48 मेमोरी प्लस मेमोरी इक्वल 216। 3 × 36 मेमोरी प्लस 4 × 48 मेमोरी प्लस मेमोरी इक्वल 300। और दोनों को अगर 12 से डिवाइड करोगे, 216/12 आता है 18, 300/12 आता है 25। ओ, मतलब अनजाने में ही आपने सही कर दिया, आपको लॉजिक नहीं पता था लेकिन अनजाने में आपने सही कर दिया। मतलब चाहे मैं 3/4 ले लूं, चाहे मैं 30/40 ले लूं, चाहे मैं 36/48 ले लूं, चाहे मैं 6/8 ले लूं, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने वो दो क्वांटिटी ऐसी ली हैं जो 3:4 में है और अगर मैंने उनको सब्सटीट्यूट कर दिया है तो आंसर 18:25 ही आएगा। अगर अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी रेशियो के फॉर्म में। ओ, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रेशियो फॉर्म में ना होती और मान लो क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा पूछा गया होता कि व्हाट इज 2a + 3b, तो फिर आंसर बदल जाता भाई। तो मैं कैसा टीचर हूं बताओ, ऑलरेडी बच्चों को बन गया था, उसके बाद भी मैं बच्चों को कंफ्यूज कर रहा हूं। मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ने ऐसा पूछा होता, व्हाट इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स द वैल्यू ऑफ 2a + 3b ओनली, अगर सिर्फ 2a + 3b क्वेश्चन ने मांगा होता ना तो फिर दोनों में अलग आंसर आते। तो अगर आप a को 3 लेते और b को 4 लेते तो क्या आंसर आता आपका? 2 × 3 6, 3 × 4 12, 18 आता। वही अगर आप a की जगह 36 ले रहे हो, b की जगह 48 ले रहे हो, तो 2 × 36 + 3 × 48, ये वैल्यू 216 आती। तो आप ये मत सोचो कि आपको सब बनता है। आपने लगा तो दिया a की वैल्यू 3, b की 4, लेकिन आपको पता भी नहीं था कि वो रैंडमली इसलिए सही मैच कर गया क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी रेशो के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रेशो के फॉर्म में ना होती ना तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं होता। क्योंकि हाउ डू आई नो कि अगर a/b 3/4 है तो a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं। चलो सर, आप कंफ्यूज कर दिए सर, ये बता दो हमने सही किया कि नहीं। हाँ बेटा तुमने सही किया। अब समझने वालों ने समझ लिया, जिन्होंने नहीं समझा बेटा कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। मैंने जो बात की बात बताई ना, स्किप कर सकते हो। बट आपका आंसर ये जो a को 3 रख के और b को 4 रख के निकला है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जो मैंने बहुत सारी डीप चर्चा कर ली ना, आप उस डीप चर्चा को स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो लिख लो भाई, लिखना हो तो। यही तो प्रॉब्लम है ना, अब बच्चे क्या बोलेंगे, रिपीट करो, है ना। सर पहले हमको बन गया था पर आपने ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाया तो हम कंफ्यूज हो गए, अब हमको उस कंफ्यूजन को दूर करो सर, रिपीट करो। इससे अच्छा मेरे को बताना ही नहीं था। आरुषि बेटा 5 लेक्चर, फर्स्ट 5 लेक्चर विल बी ऑन यूट्यूब ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स इट। उसके बाद सब कुछ ऐप में होगा। ओके, सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन ने दिया था इफ a/b इज इक्वल्स टू 3/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a + 3b रेशियो 3a + 4b। हमने पहले एकदम नादान से बालक बन के क्या किया, a की जगह 3 डाल दिया, b की जगह 4 डाल दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमारा 18/25 आ गया और हमारे ऑप्शन डी से मैच कर गया। पर प्रणव सर आए और प्रणव सर ने आके जज्बात बदल दिए, बिना मतलब का हमको कंफ्यूज कर दिया। a/b 3/4 को बोलने लगे सर कि भाई जरूरी थोड़ी है 3 और 4 हो सकता है 3/4 सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है a की वैल्यू 36 रही हो, b की वैल्यू 48 रही हो। तो हमने 36 और 48 डाल के चेक किया ना तो भी 18/25 आ गया। तो क्या ये हमारा लक है? क्या ये कोई संयोग है? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? जी नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है 2a + 3b रेशियो 3a + 4b, वो भी रेशियो के फॉर्म में,
इसलिए चाहे बड़े से बड़ी वैल्यू भी आ जाए तो भी जब उसका फाइनल रेशियो निकलता है ना तो वो 1825 से मैच कर जाता है। पर अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट रेशियो के फॉर्म में ना होता, मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता कि 2a + 3b क्या है, तो फिर हम 3 और 4 ले रहे हैं, ये लॉजिकली सही ना होता। बट ठीक है, अपने आप को कंफ्यूज मत करो, जो आपने किया वो तरीका तो सही है ना, बस मैं उसको जस्टिफाई कर रहा था कि वो क्यों सही है। और इस जस्टिफिकेशन में अगर जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं तो आप उसको इग्नोर करिए। अब मैं और ज्यादा इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस। चलो ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई करेंगे बाबा। ये लीजिए, मार्केट अड्डा तेरे को भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस भाई। I'm really sorry guys, भाभी जी, I'm really sorry, I'm really sorry भाभी जी। So people, चल नॉन स्पेसिफिक पालक है कि पलक है? सुनो ध्यान से, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन अगर उन दोनों नंबर में से मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ना, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा ना वो 3:5 में होगा। पहले मैं इसको ऑप्शन से करवाता हूं, ऑप्शन से। तो मान लो मैं पहले ले रहा हूं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 4 और 6। सबसे पहले चेक करके मुझे ये बताइए, क्या 4:6 2:3 के बराबर होता है? हाँ सर, तो पहली कंडीशन तो चेक कर गई, मतलब मैच कर गई कि हाँ हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो 2:3 में। अब मैं दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 बचेगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 बचेगा। तो क्या 0 और 2 का रेशियो आपके 3:5 के बराबर है? जी नहीं, मतलब ऑप्शन बी गलत है। अब मैं सही वाले ऑप्शन में चलता हूं, ऑप्शन ए, और उससे वेरीफाई करवाता हूं कि वो आंसर सही क्यों है। 16 और 24, तो 16/24 एक्चुअली 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो इट इज इक्वल टू 2:3। हाँ सर, 16:24 और 2:3 एक ही बात है। नाउ अगर मैं 16 में से माइनस कर दूं, क्या 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, और 24 में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 16 में से 4 गया तो 12 बचा, और 24 में से 4 गया तो 20 बचा। तो 4 3 जा 12, 4:5। अरे वाह, ये तो 3:5 से मैच कर गया यार। यही तो क्वेश्चन की कंडीशन थी कि भाई 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दोनों टर्म्स में से 4 माइनस करने के बाद वैल्यू 3:5 आनी चाहिए थी। तो वैल्यू हमारी 3:5 आ गई, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि कॉन्सेप्चुअली ये कैसे होगा, मतलब मान लीजिए कि इसमें ऑप्शन ना होता तो इसको कैसे सॉल्व करते, है ना? चलो बता देता हूँ समीक्षा, वही बताने वाला हूं मैं। नाउ अच्छे से समझना, द अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अल्टरनेटिवली। let two quantities be, दोनों क्वांटिटी 2:3 में है, तो लेट द टू क्वांटिटीज बी 2x एंड 3x। देखो ऐसा क्यों मान रहा हूं मैं 2x और 3x, ये भी समझ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरी दो क्वांटिटीज क्या हैं, पर वो 2:3 में है, तो अगर एक वैल्यू 2x होगी तो दूसरी 3x होगी। रेशियो तो मेंटेन रखा है ना मैंने। अब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू 10, मतलब 20 30 भी हो सकते हैं, वो 10 और 15 भी हो सकते हैं, 4 और 6 भी हो सकते हैं। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जो दो क्वांटिटीज है मेरी, वो 2x और 3x मानना बिल्कुल लॉजिकल है।
नाउ द टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो 2x एंड 3x, विल बी 2x एंड 3x। अब अगर आप 2x को में से 4 माइनस करते हो, मतलब पहली क्वांटिटी में से 4 माइनस करते हो और दूसरी क्वांटिटी में से भी 4 माइनस करते हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 3:5 के बराबर आता है। क्या अब आप इसको चेक करके मुझे x की वैल्यू बताओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 10x, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9x, माइनस 3 4 जा 12। अब 10x माइनस 9x विल बी x, 20 चला गया सामने, 20 माइनस 12 हो गया 8। अब x की वैल्यू 8 आ गई, तो बताइए आपकी टू क्वांटिटीज क्या होंगी? सो टू क्वांटिटीज विल बी 2 into 8 16, 3 into 8 24। अरे भाई साहब सही है। चलो ये तरीके को भी देख लो, समझ लो। मैं ये नहीं बोल रहा इसको यूज करें आप, ऑप्शन से बनता है ऑप्शन से कर लें, बट फंडामेंटल पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं जो बिना ऑप्शन के, मतलब विद ऑप्शन नहीं होते, सॉल्व करके ही होते हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन की अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है क्वेश्चन कि एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसमें इक्वेशन बना के ही तुम सॉल्व कर पाओ। ये वो क्वेश्चन नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पर इस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो जल्दी से लिख लो और मुझे बता दो, इज दिस क्लियर एंड डन एवरीवन? बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या 16 और 24 कैसे आया? सबको क्लियर हो रहा है? इजी, गुड, जबरदस्त, बढ़िया। सबका साथ सबका विकास, अब की बार मैथ्स में 90 पार। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो यहां हो जाएगा सर 13 का आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो जी। पहले मैं 15 करवाता हूं, फिर मैं 14 करवाऊंगा, ठीक है? चलो बेटा 15 को ट्राई करें सारे बच्चे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 15। समझते हैं सर क्या हो रहा है इसके अंदर। आपके पास 324 रुपए हैं ऐसा मान लो, और वो 324 रुपए का प्रॉफिट आपको दो पार्टनर्स के बीच में बांटना है, एक्स एंड वाई, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 11:7। ऐसा मान के बताओ कि एक्स और वाई को कितना पैसा मिलना चाहिए। अब जब भी हमें कोई टोटल क्वांटिटी को रेशियो में बांटना होता है ना, तो मैं उसकी टेक्निक बताता हूं तुमको। क्या टेक्निक होती है सर? 11:7 है, आप निकालिए सम ऑफ टर्म्स। क्या निकालना है आपको? सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स क्या होगा? 11 + 7 18। सम ऑफ द टर्म्स की वैल्यू होगी 11 + 7 18, ठीक है ना? अब अगर आपको 324 को एक्स और वाई में बांटना है, तो शेयर ऑफ एक्स में बताता हूं कैसे निकलेगा। शेयर ऑफ एक्स निकालने के लिए आप 324 को लिखो और सम ऑफ टर्म्स को डिवाइड में लो, और एक्स का शेयर है 11, 11 से मल्टीप्लाई कर दो। शेयर ऑफ वाई कैसे निकलेगा? टोटल वैल्यू है 324, इसको डिवाइड कर दिया 18 से, और y का शेयर है 7, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 से। चलो भाई बताओ मुझे क्या आएगा। 324 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 11, दिस इज कमिंग टू 198।
324 अगर 18 के बराबर है तो 7 के बराबर होगा 126। डन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में ये चीज मैच नहीं कर रही है। बट क्वेश्चन अपनी तरफ है। कितने बच्चों को ये लॉजिक क्लियर हो गया सर कि जब भी हमें कोई टोटल वैल्यू को इन रेशियोज डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम रेशियो के जो टर्म्स है उसके सम को डिनोमिनेटर में लेते हैं, और जिस पर्टिकुलर पार्ट का जितना जितना रेशियो का टर्म है उसको मल्टीप्लाई में लेते हैं। जैसे x का 11 था तो 11 मल्टीप्लाई में, y का 7 था 7 मल्टीप्लाई में, पर डिनोमिनेटर में क्या लेना, दोनों का सम, 11 और 7 का सम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो ये हो गया सर हमारा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 16 भी मैं आपको देता हूं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं अभी। तुमने एक्स लेकर किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स लेकर भी कर सकते हो। चलो 10 सेकेंड्स देता हूं मैं आपको। दो ऐसे नंबर है जिनका रेशियो 7:10 है और उन दोनों नंबर का डिफरेंस है 105 रुपए का। अब कैसे चेक किया जाए, मैं शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा इसको चेक करने का। 17th क्वेश्चन। देखिए सर, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10। मुझे 7:10 की ना तुम डेसिमल वैल्यू ही बता दो, 0.7। मतलब वो आंसर सही होगा जहां पहली और दूसरी टर्म का डिवाइड करने से मेरा आंसर 0.7 आता हो। ऑप्शन ए में मैंने किया 200 डिवाइडेड बाय 305, तो यार 0.655 गलत। ऑप्शन बी 185 डिवाइडेड बाय 290, वैल्यू आ रही 0.637 गलत। मैं चला ऑप्शन सी में 245 डिवाइडेड बाय 350, 245 डिवाइडेड बाय 350, ये आ रहा एग्जैक्टली 0.7। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये तरीके से इजी पड़ेगा। वरना हम क्या करते सर, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करते तो टाइम कितना वेस्ट होता कि पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाऊंगा, फिर इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाऊंगा। इससे बेटर ये है भाई, सीधे इसको और इसको डिवाइड करो, 0.7 के बराबर आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो टाइम भी बचेगा, आंसर भी तुरंत मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने कंटिन्यूड रेशियो का एक सवाल सारे बच्चों को करवाया है, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके मुझे सही आंसर बताएं 18 का क्या आ रहा है। इसमें मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं, और ये भी बता दूं कि ये गलती से लिखा है 4/5x², इसको इग्नोर कर देना। ठीक, देयर इज सम एरर अबाउट इट। ओके गाइस, मजा आ रहा है, एंजॉइंग।
चलिए सर, बढ़िया। देखते हैं क्या आंसर है बच्चों का। सर पी क्यू आर 3 सिटीज है ना। और जब हमने बोला रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू, तो सिटी पी और सिटी क्यू का जो एवरेज टेम्परेचर का रेशियो है वो 11/12 आ रहा था। सिटी पी एंड आर के बीच में आ रहा था 9/8। क्या मुझे कोई बताएगा कॉमन टर्म कौन सी है इसमें से? विच वन इज द कॉमन टर्म? सर दोनों में कॉमन है पी, तो पी को बराबर बनाना है। एक जगह पी है 11, एक जगह है 9। दोनों को बराबर बनाने के लिए 11 को भी 9 से मल्टीप्लाई करिए और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करिए। सो 99/108। और अगर मैं पी अपॉन आर की बात करूं, इसमें दोनों को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट विल बिकम 99/88। अब क्वेश्चन की फाइनल रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर। तो क्यू और आर के बीच में क्या रेशियो आएगा? तो अब कंपेरेबल हो गए दोनों रेशियोज, तो 108 और 88। 108 और 88 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 4 से डिवाइड करके। तो 108/4 होता है 27 और 88/4 होता है 22। सो 27/22, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िया सर, बनने लगा ना। ये अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। 19 आपका सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और 20 करवाऊंगा अब मैं आपको। बढ़िया बढ़िया इशिका, सिलेबस खत्म होने तक स्ट्रेंथ बन जाएगी मैथ्स आपकी, चिंता मत करना। डर नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा अरे इस सब्जेक्ट से तो मैं अपनी स्कोरिंग करूंगा। ठीक है। अब ये अलग टाइप का सवाल है, मैं इसको ट्राई करने नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये अलग ही टाइप का सवाल है। मेरे बताने के बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी दूंगा तो तुमको लगेगा अरे हमसे खुद से क्यों नहीं बना। ये वैसा सवाल भी नहीं खुद से बने, स्पेशल टाइप के सवालों में से एक है। पढ़ते हैं इसको, क्या बोलता है क्वेश्चन। इफ p रेशियो q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p minus x square रेशियो q minus x square, then x square is, so p upon q is the सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p minus x square रेशियो q minus x square। मतलब समझे क्या? नहीं समझे सर? p अपॉन q जो है इसके सब डुप्लीकेट करने से आता है। अच्छा, ओके ओके ओके, पहले लैंग्वेज को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। सो p रेशियो q इज द सब डुप्लीकेट ऑफ दिस। तो इस वाले एक्सप्रेशन का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने से, ये जो एक्सप्रेशन है ना p माइनस एक्स स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने से p अपॉन q आएगा। अच्छा, इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट करने से ये टर्म आएगी। समझे? ऐसा है। अगर ऐसा है तो बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलो भाई, अब स्मार्टली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि सर यहां पर p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, रूट में तो सॉल्व करते मुझसे बनेगा नहीं, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। तो ये हो गया p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और यहां का रूट गायब हो गया। कैसे हुआ? बाय डूइंग द स्क्वायरिंग। तो दोनों तरफ से हमने स्क्वायरिंग कर दी,
तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया और इस तरफ हो गया पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा पी स्क्वायर क्यू, और पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? सर हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो मैंने एक बात बोली, मैंने बोला देखो भाई, ये वाली टर्म में भी एक्स स्क्वायर है, ये वाली टर्म में भी एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ रख देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर पॉजिटिव, और फिर ऑलरेडी माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है ही। फिर राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड में है क्यू स्क्वायर पी, और ये जो पी स्क्वायर क्यू है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर क्यू बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहां पर पी क्यू कॉमन ले लेते हैं। पी क्यू को कॉमन लिया सर, देखो इसमें दो क्यू है एक पी है, इसमें दो पी है एक क्यू है, लेकिन दोनों में कम से कम एक क्यू और एक पी तो है। तो अगर पी क्यू कॉमन लेते हो तो यहाँ एक क्यू आएगा और यहाँ एक पी आएगा। अच्छा, उसके बाद एक्स स्क्वायर, आप सबको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है, बचपन में हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। तो इसी चीज को क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू पी क्यू मल्टीप्लाई में क्यू माइनस पी। नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी, और ये पूरा टर्म राइट साइड में नीचे चला जाएगा, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी। ये क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। क्यू प्लस पी लिख दो या पी प्लस क्यू लिख दो, एक ही बात है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत जल्दी सर ये तो एमसीक्यू लायक है ही नहीं, तो इसको कैसे जल्दी करेंगे, नहीं कर पाओगे जल्दी। अगर पहले से देखा हुआ है तो तुम याद किया हुआ आंसर करके आ सकते हो, बट इसको निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रख लो कि ऐसा सवाल आता है तो इसका आंसर ये है। बट अभी तुम्हारा काम है, पहले लिख लो इसको शांति से, स्टेप्स को समझो। अभी एमसीक्यू या पेपर की चिंता मत करो, अभी कम से कम इसको राइट डाउन कर लो नोटबुक में, और समझ लो कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे रिपीट करवा लो, और अगर सब कुछ क्लियर है तो क्लियर एंड डन कर दो। ठीक है, एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला था इफ पी रेशियो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले रेशियो का सब डुप्लीकेट करने से ये मिलता है ना। तो इस वाले रेशियो का सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, तो इस वाले रेशियो का स्क्वायर रूट करने से ये मिलता है। ये गिवन सिचुएशन, इस गिवन सिचुएशन के बेसिस पर आप ये बताइए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने बोला ठीक है, ये गिवन सिचुएशन थी। अब इसके आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्टेप नंबर 2 सबको समझ में आया? सर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का भी स्क्वायर, और ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट, जहां इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी स्क्वायर क्यू और पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन क्यू स्क्वायर पी राइट हैंड साइड में, और क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, येलो येलो क्यों मार्क किया है, वो दोनों एक्स स्क्वायर वाले उनको एक तरफ रख दिया। तो ये नेगेटिव में था, लेफ्ट में गया पॉजिटिव बन गया। ये देखो, ये ऑलरेडी लेफ्ट में है और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है सर,
ये वाला पार्ट पॉजिटिव में था, राइट में गया नेगेटिव हो गया, ये देखो। अब मैंने क्या किया, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये वाले एक्सप्रेशन में दोनों में पी और क्यू कॉमन है, एक पी और एक क्यू तो दोनों में है, यहाँ एक एक्स्ट्रा क्यू है और दूसरे एक्सप्रेशन में एक्स्ट्रा पी है, तो क्यू पी कॉमन लेके अंदर चला गया क्यू माइनस पी। अब क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को एक्सपांड किया तो वो बन गया क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, और राइट हैंड साइड में हो गया क्यू माइनस पी। अब क्यू माइनस पी कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। सही है ब्रो, सही है ब्रो, डन है ब्रो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी अभी क्लियर एंड डन है? स्लो में रिपीट कर दिया इसको, ठीक है बिन्नी, ओ बिन्नी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21। टफ है, उतना इजी नहीं है, बट मैं चाहता हूं आप बस ट्राई करके आना आज। मैं इसको डेफिनेटली कल क्लास में करवाऊंगा 21, है ना, चिंता मत करना। 21 हम करने ही वाले हैं कल, तुमको बने चाहे ना बने मैं करवाऊंगा, लेकिन आप ट्राई करके आना। जो 20 सिखाया ना उसके जैसा सिमिलर है। अच्छा, ये पी रेशियो क्यू दिया है, ये एक्स रेशियो वाई दिया है, और ये वैल्यू निकालनी है, कर सकते हो आप, सेल्फ प्रैक्टिस है ये भी। 23 से ट्राई करते हैं। चलो 23 के पहले मोनीश बोल रहे हैं कि क्वेश्चन 14 बताइएगा ओरली। 14 बेटा कल बताऊंगा ना मोनीश। जो क्वेश्चन मैंने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ना, आप अभी ट्राई मत करो उनको, क्लास के खत्म होने के बाद जब अकेले बैठे होगे ना तब ट्राई करना, और बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो बस कोशिश करके आना। कल मैं ये जितने भी सेल्फ प्रैक्टिस में दे रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन में क्लास में कराऊंगा कल, तो अभी आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ खुद से कोशिश करना है। अगर कोई चीज होमवर्क में दी है वो भी मैं हिंट दे दूं, तो खुद का दिमाग लगाने का तो फिर अपन ने भाई ठेका ही नहीं लिया, सब कुछ सही करवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं क्यों देता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि हम घर जाके अपना एफर्ट करें। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुमको कल क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। अभी तुम ये वाला ट्राई करो 23 वाला। चलो अच्छे से लैंग्वेज पढ़ो, कभी कभी क्वेश्चन इजी होता है लेकिन लैंग्वेज उसकी ऐसी रहती है कि हमको टाइम लग जाता है समझने में। तो पढ़ो, देखते हैं लैंग्वेज क्रैक कर पाते हो कि नहीं। चलो पढ़ो। The number which when subtracted from each of the term of this ratio reducing it to 1:4, मतलब 19:13 मेरा ओरिजिनल नंबर था। अब ये 19 और 13 दोनों ही टर्म में से कोई ऐसा नंबर माइनस करो दोनों से कि जो उसके बाद रिजल्ट मिले ना, उसके बाद जो रिजल्ट मिले वो 1:3 के बराबर रहे। क्या समझे? 19 और 13 दोनों में से कोई ऐसा नंबर माइनस करना है मुझे कि फाइनल रिजल्ट 1:3 नहीं 1:4 के बराबर आए। तो बताओ क्या ऑप्शन आना चाहिए? तो सर डाल के देख लो ऑप्शन ए, 15 माइनस करके देखो, 19 माइनस 15 आता है 4, और 13 माइनस 15 तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में चलता हूं, 19 माइनस 5 आता है 14, और 13 माइनस 5 आता है 8। 14 अपॉन 8 तो सर 1/4 के बराबर होता ही नहीं है।
कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया क्वेश्चन में? वन वन अगर करता हूँ तो 18/12 आता है, ये तो और बड़ा है सर। 6 3 18, 6 3:2 आ रहा है ये। तो फिर एक काम करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 19 × 4 विच इज कमिंग टू 76 minus 4x and 13 minus x. तो 4x minus 3x, 4x minus x is 3x, and 76 minus 13 is equals to 63. तो x will be equals to 21. ओ, दोनों को 21 से माइनस करना पड़ेगा। यस, वेरीफाई करके देखें तो 19 minus 21 करके देखो, और 13 को भी 21 से माइनस करके देखो, फिर बताओ कितना आता है। -2 -8, अरे वाह, 1/4 आ गया। ठीक है, तो सही आंसर है इसका 21, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलिए देख लीजिए, टेक योर टाइम गाइज, राइट इट डाउन एंड देन लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर एंड डन। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत हो तो रिपीट करवा सकते हो आप, और अगर क्लियर हो गया तो क्लियर एंड डन लिख दीजिए जल्दी से। अच्छा, बुक में 1931 दिया है क्या? वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। चलो तो भी हमारा कुछ ना कुछ आंसर आ गया। चलो, अगर मैं ऐसा मान लूं, रिवाइज्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ, रिवाइज्ड क्वेश्चन आफ्टर करेक्शन, और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, रेशियो इज 19:31। तो 19:31 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 1/4 हो जाए? तो 19 माइनस एक्स, 31 माइनस एक्स, और मैं चाहता हूं कि उसके बाद उनकी वैल्यू 1/4 के बराबर आए। तो 19 × 4 आ जाएगा तुम्हारा 76 माइनस 4x, 31 माइनस एक्स। 76 माइनस 31 विल गिव यू 45, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x। x इज इक्वल टू 15, समझे? x इज 15, तो यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए 15। तो करेक्शन कर लो बेटा, करेक्शन कर लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन 23 में एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यहाँ 13 नहीं 31 आएगा, और अगर वो 31 है तो उस हिसाब से आंसर 15 आएगा। ठीक है, तो हमने कहीं भी गलत नहीं किया है। जो गिवन क्वेश्चन था हमने तो उसको सॉल्व किया, और उसके हिसाब से हमारा 21 आ रहा था। वो तो हमको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे बुक के अंदर मिसप्रिंट हो गया है। तो मिसप्रिंट होने से किसी का कॉन्सेप्ट थोड़ी खराब हो जाता है। हमको तो जो क्वेश्चन मिला था हमने तो उसी को सॉल्व कर डाला था। बाय लक उसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी था। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने उसको सुधार लिया, और मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ करेक्शन, ताकि अगले एडिशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नो बेटा आशीष, सिर्फ 5 लेक्चर लूंगा, चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद ऐप में। इट इज दिस इज दिस डेमो क्लास इन यूट्यूब, एक्चुअल क्लास तो ऐप में ही होती है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन 23 क्लियर एंड डन है सबको? अननेसेसरी कंफ्यूज मत होना कि सर आप पहले बोल रहे थे 21 आंसर आ रहा है, अभी बोल रहे 15 आंसर आ रहा है, कोई एक आंसर बताओ ना। अरे समझ जाना भाई, कॉमन सेंस लगाना। तब मुझे नहीं पता था कि मिसप्रिंट है, तो मैंने 19:13 करके सॉल्व कर डाला। अभी पता चल गया 31 है, तो वैसा करके सॉल्व किया तो 15 आ रहा है, इसलिए पीछे का आंसर 15 से मैच कर रहा है। ठीक है भाई, चलो।
दो क्वेश्चन की रिवीजन होगी क्यों? चलो देखते हैं भाई ये वाला आपसे बनता है कि नहीं। ट्राई एवरीवन, ट्राई 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 एवरीवन। 6,000 रुपीज है आशीष भाई। ultimatec.com वेबसाइट पर चले जाओ, यू विल अंडरस्टैंड। और कल मैंने ओरिएंटेशन भी डाला, उसके लास्ट में मैंने पूरा एडमिशन प्रोसेस भी बताया है। तो वैसे कोई भी चीज़ आपको जाननी हो तो आप उस वीडियो से जाके देख सकते हो, ठीक है। जस्ट गो टू द वेबसाइट मोनिश, इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन। वहां पर सब्जेक्ट वाइज भी ऑप्शन है और कॉम्बो का भी ऑप्शन। चलो, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। डेली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 7:9। if each are saving 50 rupees per day, then the daily earning is rupees। सबसे पहले मुझे सारे बच्चे बताइए, जितनी भी किसी व्यक्ति की अर्निंग होती है उसमें से जितना एक्सपेंस होता है वही सेविंग कहलाती है ना। अर्निंग में से एक्सपेंस माइनस किया, सेविंग के बराबर आ जाएगा। ऑल राइट है। हाँ सर, अब सुनो, अर्निंग है 4:5 में, एक्सपेंस है 7:9 में, और सेविंग है 50 रुपए पर डे। तो मैं क्या करता हूं ना, एक्सपेंस का फॉर्मूला बनाता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अर्निंग माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंस? बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं अर्निंग माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? मैं कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है आपने ऑप्शन से कर लिया होगा, बहुत सिंपल भी है। अर्निंग माइनस सेविंग इज एक्सपेंस। अर्निंग मान लेता हूं मैं 4x और 5x। मुझे पता तो नहीं वैल्यू कितनी है, पर क्योंकि 4:5 पता है, मतलब पहले बंदे की अर्निंग 4x है, दूसरे बंदे की 5x है। उसमें से 50 रुपए की सेविंग माइनस करता हूं तो एक्सपेंस आ जाता है, और एक्सपेंस का रेशियो है 7:9। लो भाई, अब ये इक्वेशन बन गई। तो जो भी अर्निंग थी 4x, उसमें 50 माइनस किया तो एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आ गया, और 5x में से 50 माइनस किया तो एक्सपेंस ऑफ सेकंड पर्सन आ गया, और दोनों बंदों के एक्सपेंस का रेशियो है 7:9। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 4 जा 36, 36x माइनस 9 5 जा 45, 450। 7 5 जा 35, 35x 7 5 जा 30, 350। 36 माइनस 35 विच इज x, और सामने की तरफ हो गया 100। तो बताइए, अगर मैंने अर्निंग 4x और 5x मानी थी तो 4x मतलब हो गया 400, और 5x मतलब हो गया 500। ठीक है। और आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे कि देखो भाई, ऑप्शन ए में 40 50 4:5 मैच कर रहा है। अब कोई 40 रुपए की अर्निंग होगी तो 50 रुपए तो सेव कर नहीं पाएगा, मतलब ऑप्शन ए गलत है। 40 रुपए अर्निंग करके 50 रुपए सेव कैसे करेगा? और जिसकी अर्निंग 50 की वो कैसे 50 सेव करेगा? एक्सपेंस जीरो थोड़ी होगा। और जब मैं ऑप्शन बी में आया तो उसका तो रेशियो ही उल्टा दिया हुआ है, ऑप्शन बी का तो रेशियो ही उल्टा दिया है। फिर बचा 400 500। ऑप्शन सी को मैं कैसे चेक करता? मैं बोलता देखो 400 500 वो 4:5 में भी है, और 400 और 500 में से 50 माइनस कर दो तो एक्सपेंस बचा 350 और 450, और 350 और 450 का रेशियो जो है वो 7:9 से मैच कर रहा है। आई बात समझ में एवरीबडी? चलो, नहीं गलत, पर बेटा ऐसा थोड़ी है, रेशियो की बात ही नहीं है, तुम तो कुछ भी नियम बना रहे हो।
अर्निंग माइनस एक्सपेंस 50 रुपए है, तो एक बंदे की अर्निंग, उसमें से उस बंदे का एक्सपेंस माइनस करोगे तो 50 रुपए आएगा, ऐसा है। तो इसलिए मैंने अर्निंग में से 50 रुपए माइनस किए, तो उसका एक्सपेंस कहला गया ये किसका इक्वेशन कहला गया, एक्सपेंस का। और 5x में से 50 माइनस किया तो ये इसका एक्सपेंस कहला गया, और फिर उस एक्सपेंस का रेशियो 7:9 है। तुम रेशियो को कैसे माइनस कर सकते हो, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है कि मैं 4/5 माइनस 7/9 करूं। अरे रेशियो थोड़ी माइनस होते हैं, क्वांटिटी और क्वांटिटी माइनस होती है ना, रुपीज माइनस होते हैं, रेशियो थोड़ी माइनस होंगे। पर सोचो तुम, रेशियो तो क्वांटिटी को दिखाने का एक फॉर्मेट है, रेशियो तो क्वांटिटी को दिखाने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। हाँ सर, क्या इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इससे आसान क्वेश्चन भी आते हैं, और इससे टफ क्वेश्चन भी आते हैं। सीए के एग्जाम्स में कुछ भी आता है, तैयारी सबकी करके जानी होती है, ठीक है। चल, लेकिन ये बोल देना कि सीए में सिर्फ टफ क्वेश्चंस आते हैं, ये भी गलत है। ये बोल देना कि सिर्फ आसान आते हैं, ये भी गलत है। एज इट इज स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, ये भी गलत है। कुछ भी हो सकता है। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, जिसने सिलेबस में ग्रिप बनाई होगी, जिसने अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करी होगी, क्वेश्चन को रटा नहीं होगा, उसको पास होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो सिर्फ क्वेश्चन या सवालों को रट के ये सोच के पेपर में जाएगा कि वही वाला आएगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा, तो फिर भैया गए आप बाहर, ठीक है। चल, इसके साथ आज का सेशन हमारा होता है यहां पर समाप्त। अब मैं सभी बच्चों को एक बार मेरा जो है ट्रैकर दिखा देता हूं, ठीक है। ट्रैकर क्या होता है, क्योंकि कुछ नए बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो जैसे आप बैच को एनरोल करोगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे हमारे। सो एक टेलीग्राम ग्रुप आपका बना होगा, उसमें आप जुड़ जाओगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक डाली हुई है ट्रैकर की, तो वहाँ पर फोल्डर है, फोल्डर में मेरे फोल्डर में आओगे तो ट्रैकर का शीट दिखेगा। ये देखो, ये ट्रैकर शीट है। जैसे आज 23 है ना, जैसे आज 23 मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 23 को एक लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है। उसमें टाइटल क्या था, रेशियो प्रोपोर्शन। तो फिर कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करवाए वो मैं यहाँ डाल दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए वो मैं यहाँ डाल दूंगा। और जो भी मैंने आज लिखवाया है, ये जो पूरी शीट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, इसका पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें डाउनलोड की बटन दिखेगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सर ये ट्रैकर की लिंक कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? बेटा जैसे तुम बैच एनरोल कर लोगे तो तुम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे, वहां पर मैं डेली शेयर करता हूँ उसको, ठीक है। चलो बढ़िया सर। So that is all for today guys. Thank you so much. Bye bye. Take care and see you all. मिलते हैं very soon in the next lecture. कल 3:30 बजे टाइम से आ जाइएगा, 3:30 बजे ही मैं सेशन को शुरू कर दूँ।